नमस्कार, मैं हूँ आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। मिड डे मुद्दा विद अशोक वानखेड़े। मोदी जी का जन्म सिर्फ सामान्य कार्यों के लिए नहीं हुआ है। जब तक इस देश के एक एक शख्स का भला न हो जाए, तब तक मोदी जी शासन करते रहेंगे, सत्ता चलाते रहेंगे। मुसलमानों का देखिए पूरा भला हो चुका है, पूरा 20 करोड़ मुसलमानों का भला हो गया। हिंदुओं का भला 2014 से करते आ रहे हैं, अब तक बताया नहीं है कि क्या क्या भला किया है, बताते नहीं है कई बार। इकलौते राहुल गांधी बच्चे हैं जिनका वो भला नहीं कर पा रहे। अब लग रहा है कि अंतिम दौर में है जब राहुल गांधी का भी भला कर देंगे। दरअसल अब राहुल गांधी को जेल में डालने की तैयारी लगने लगा है कि अंतिम दौर में लखनऊ हाई कोर्ट से, यानी और क्लियर कर दूं, इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच से राहत नहीं मिली है राहुल गांधी को। राहुल गांधी की एक याचिका गई थी, उनके वकील ने पैरवी की, लेकिन लखनऊ बेंच ने, इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने राहुल गांधी की याचिका खारिज कर दी। कोई राहत नहीं। राहुल गांधी पर गैर जमानती वारंट की तलवार लटकी हुई है। पिछली हियरिंग में सेशन कोर्ट ने लखनऊ की बिल्कुल साफ बोल दिया है कि इस तारीख पर, यानी 14 अप्रैल, ये तारीख लगी है 14 अप्रैल, और 14 अप्रैल ध्यान रखिएगा बाबा साहब से जुड़ा हुआ, संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, उसी दिन तारीख लगी है। और उसी दिन कोर्ट ने कह रखा है कि गैर जमानती वारंट और सख्त कार्रवाई हो सकती है। एक तरफ राहुल गांधी का चैप्टर है, क्यों है उस पर आगे चर्चा करेंगे। दूसरी तरफ इस देश के उद्धार में जो सबसे बड़ा सिपहसालार अमित शाह नाम है, जानते तो आप सब होंगे। अमित शाह ने 17 दिसंबर 2024 को संसद में फिर बाबा साहब आ गए चर्चा में। बाबा साहब को क्या कहा था, क्या टिप्पणी की थी? अंबेडकर 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 अंबेडकर, जितनी बार ये अंबेडकर अंबेडकर करते हो, अगर इतनी बार भगवान का नाम ले लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिलता। ऐसी टिप्पणी आज तक आजाद भारत में बाबा साहब पर किसी ने करने दुस्साहस नहीं किया, गुस्ताखी नहीं की। अमित शाह पर एक सामान्य से कार्यकर्ता ने, गांव के, उसको दुख पहुंचा। बाबा साहब के करोड़ों फॉलोअर हैं, सावरकर के 100 खोजने में आपको साल लग जाएंगे। इस दौर में हालांकि मिल भी सकते हैं। ठेस पहुंची, वो चला गया सुल्तानपुर की अदालत में, एमपी एमएलए कोर्ट में केस कर दिया। उस मामले में वादी की गवाही हो गई, समझिए आप, गवाही हो गई। 2 अन्य जो साथी थे, मतलब जो गवाही देने वाले, सुमन देवी और कंचन लता, राम खिलावन ने ये केस किया था। सुमन देवी और कंचन लता, इन्होंने भी गवाही दे दी अदालत में, सुल्तानपुर की एमपी एमएलए अदालत में। अदालत में गवाही देने के बाद अगली तारीख 28 मार्च की लगी थी। उस तारीख के आने से पहले आप कल्पना कीजिए कि गवाही देने के बाद कोई अपना केस वापस ले ले। राम खिलावन ने अपना केस वापस ले लिया, और केस वापस लेते समय जो लिखित में दिया उसमें कहा कि मैं अपनी मर्जी से ये जो है अपना केस, अर्जी दिया और कहा मैं अपनी मर्जी से ये केस वापस लेना चाहता हूं। अब इसमें मुझे कुछ नहीं कहना है, आप समझ लीजिए किसकी मर्जी से केस वापस लिया गया। राम खिलावन की मर्जी से लिया गया होगा, ऑब्वियस सी बात। अब आगे इसको पूरी कहानी को, पूरे केस को तथ्यात्मक रूप से आगे बढ़ाने के लिए भाव को जोड़िए चर्चा में, फटाफट कंट्रोल जोड़ लीजिए भाव। स्वागत है भाव। तो राम खिलावन ने ले लिया भाव वापस, केस खत्म हो गया, खारिज हो गया, अपनी मर्जी से लिया। लेकिन राहुल गांधी वाले में किसी की मर्जी नहीं चलेगी। राहुल गांधी को राहत नहीं मिली, सिर्फ इसलिए, वजह भी बता देते हैं। सावरकर को कहा था कि ये अंग्रेजों को नौकरी करते थे, अंग्रेजों से पेंशन लेते थे, और ये बात इतनी अखरी है कि केस करने वाला पहुंचा लखनऊ के सेशन कोर्ट में, और इसके और आप अंदर जाएंगे तो आपको और तमाम सारी कि कहां से आकर के उसने केस ये दाखिल किया, कहां से आकर के केस दाखिल किया, बहुत सारी इसमें पेज है। तो क्या अब फाइनल राहुल गांधी का उद्धार बचा था, वो भी उद्धार अब करने की तरफ बढ़ चुके हैं? क्या 14 तारीख
राहुल गांधी के गैर जमानती वारंट की तारीख होगी और जेल डाल दिया जाएगा। क्या है पूरा केस, एक बार पूरा केस मैं चाहता हूँ एक बार दर्शकों को एक एक तथ्य क्लियर कर दीजिए, अभी आगे मैं बहुत कुछ सुनवाने वाला हूँ सावरकर के बारे में। देखिए आशीष जी, सावरकर आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे, वो अपने तरीके से लड़ रहे थे। उसके बाद सावरकर की जीवनी के कई पहलू हैं, कई डार्क एरियाज भी है सावरकर के पहलू के। एक टकले करके एक बहुत बड़ा रिसर्चर है हिस्ट्री का, उसका यदि 3 घंटे का भाषण आप सुन लोगे तो आपको घिन आती है कि हम किन लोगों की पूजा करते हैं। लेकिन मैं किसी भी व्यक्ति के व्यक्तिगत लाइफ में झांकना नहीं चाहता। आपकी पर्सनल लाइफ, आपके लफड़े, इसमें मैं झांकना नहीं चाहता। राष्ट्र सेवा के लिए आपने जो किया वो अपनी जगह पे है, लेकिन उसकी परिणति क्या हुई? सबसे पहले कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं जिसको ये बताया जाए कि सेल्युलर जेल में उनको कोल्हू बैल के जगह कोल्हू में जूत कर उससे तेल निकाला गया था। ये सब कहानी खराब है, इसका कोई तथ्य नहीं। वहां के सेल्युलर जेल के रिकॉर्ड ये बताते हैं कि इनकी शारीरिक रचना देख के, और इतने दुबले थे ये, इन्हें नारियल की डोरी बनाने का काम सौंपा गया था, जो कम लेबरस है। ऐसे कई दंत कथाएं आ गई। उसके बाद इन्होंने माफी लिख के दी, माफी मांगी और इनको छुट्टी हुई। छुट्टी होने के बाद इनको 60 रुपए महीना पेंशन मिलती थी और रत्नागिरी में ये सेटल थे। ये वस्तुस्थिति है। आपको बख्शिश नहीं मिलता था, आपको पेंशन मिलती थी। उसके बाद अभी लेटेस्ट एक अरुण शौरी जी की किताब आई है। वो किताब उन तथ्यों पे आधारित है कि जो यहाँ के वाइसरॉय और बाकी अन्य बड़े ब्रिटिश अधिकारी जो अंग्रेजी सरकार से जो पत्र व्यवहार करते थे, उस पत्र व्यवहार का निचोड़ है वो किताब। उसमें ये दिखाया जाता है कि सावरकर वाइसरॉय से मिलके आने के बाद मीडिया को कुछ और बताते थे और उधर वाइसरॉय के पास कुछ और अर्जी लगा के आते थे। ऐसे कई है। जब आज यदि नरेंद्र मोदी जी इस बात पे गौरव करते हैं, अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं कि उस माटी से आते हैं वो जहां से सरदार वल्लभ भाई पटेल आए। आज यदि अमित शाह जी इस बात का गर्व करते हैं कि वो उस चेयर पे बैठे हैं जिस चेयर पे एक समय लौह पुरुष इस देश के सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह मंत्री थे, यकीनन गर्व करना चाहिए उस प्रदेश का होने के नाते, उस चेयर पे बैठने के नाते। लेकिन क्या इन दोनों को ये इतिहास मालूम है कि जब सरदार पटेल एक एक राज्य रजवाड़ों को भारत में विलीन होने की बात कर रहे थे, तो यही सावरकर जी पत्र लिख रहे थे तमाम राजा महाराजाओं को कि भारत में विलीन होने की जरूरत नहीं है। सरदार पटेल की खिलाफत करने वाले आदमी को आप सर पे बिठा रहे हो, किस लिए? क्या संघ की और सावरकर की कभी पटरी खाई है? नहीं। क्या सावरकर ने गाय को माता माना है? नहीं। सावरकर ने बाकायदा पेंशन ली और ये सारे डॉक्यूमेंट। अब कुछ लोग जो कुपड़ है, यदि मुझे लगता है आपके पास कुछ इसका ऑडियो भी होगा कि शिवाजी महाराज से तुलना करते हैं उनकी। मैं अभी आऊंगा उस पे। हाँ, उस पे भी मैं जब आप आओगे तो मैं उसको बताऊंगा। तो कुल मिलाकर वो पेंशन लेते थे, अंग्रेजों के लिए काम करते थे। ये जब बात राहुल गांधी ने कही, ये तथ्यात्मक बात है, ये फैक्ट है, इसमें कोई बुरा मानने की बात नहीं है। भाई मैं ये नहीं कहता हूं कि आज कोई सावरकर का कोई वारिस होगा या सावरकर के पीढ़ी का जो कोई बचा होगा, मतलब जो है अभी वर्तमान में जो जी रहे सावरकर के जो वारिस है, उनको आप लताड़ नहीं सकते कि सावरकर ने माफी मांगी इसलिए आप, ठीक है, वो जो उनके पुरखों ने किया वो किया, लेकिन आज जो वर्तमान में कर रहे जयपुर के जयसिंह वो औरंगजेब के सेनापति थे, और वही सेनापति जिन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज पे भी हमला किया था, आज उन्हीं के पूर्वज उप मुख्यमंत्री बने हैं बीजेपी की सरकार में। मैं इसको गलत नहीं मानता, बिल्कुल नहीं गलत मानता। सिंधिया पे आरोप है कि उन्होंने 1857 के गदर में साथ नहीं दिया, और सिंधिया पे आरोप है कि झांसी की रानी का साथ नहीं दिया, लेकिन वर्तमान में जो सिंधिया है उनकी क्या गलती? ये तो बीच का फेज है। उसके पहले उसी सिंधिया परिवार ने जो अपना सब कुछ दांव पे लगा दिया पानीपत में। पानीपत और पानीपत के पहले पूरा सिंधिया परिवार खत्म हो गया, एक सिंधिया छोड़ के।
और उसके बाद उसने अफगानिस्तान तक जाके बदला लिया। वो भी एक पीरियड है। यदि बाजीराव का समय मराठा इतिहास में गोल्डन समय माना जाता है, तो सिंधिया जी का भी एक समय, माधव सिंधिया जी का समय भी एक समय ऐसा ही माना जाता है। तो मैं उस इतिहास में नहीं जाता। सवाल ये है कि सावरकर ने माफी मांगी, सावरकर ने पेंशन ली, ये बातें, पेंशन किसको मिलती है आशीष? पेंशन किसको मिलती है? आजादी की लड़ाई के लोगों को सम्मानार्थ मिलता है। जो सेवा करता है उसको पेंशन मिलती है। तो आपने सेवा की तो आपको पेंशन मिली। आपने डर के मारे की, आपने स्ट्रैटेजी के तहत की, कोई स्ट्रैटेजी दिखती तो नहीं उसके बाद। उसके बाद तो गांधी हत्या के आरोपी लगे थे, ये बात अलग है कि तो आरोप से मुक्त हुए। तो कुल मिलाकर ये राहुल गांधी ने जो कहा वो तथ्यात्मक है, लेकिन कोई दुख व्यक्त करता है और तुरंत एक केस फाइल करता है और राहुल गांधी के ऊपर 200 रुपए जुर्माना लगाया जाता है कि वो बार बार, भाई राहुल गांधी कोई लीडर ऑफ अपोजिशन है, इतने बड़े देश के एक पार्लियामेंट में आज विपक्ष के नेता है, तो 230 लोग तो उनके 200 अभी जो 230 232 तो उनके पास भी है। देश का नेतृत्व करते हैं सबसे बड़े राजनीतिक दल विपक्ष में, उसके सर्वे सर्वा है। तो वो तो बिजी रहेंगे। ऐसे ही हर जिले में यदि आप कोई भी केस कर दे और उसके लिए, तो कम से कम न्यायपालिका को ये भी तो देखना चाहिए कि किसके खिलाफ केस है। ऐसा तो नहीं है कि केस कोई अटेंडेड जा रहा है, बाकायदा वकील अटेंड कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। उसके बाद आप क्या कहेंगे? आप जो डॉक्यूमेंटेशन है वो हाजिर होगा, क्या लिया था, सारी दुनिया को पता है, और जैसा सबको ही पता नहीं है। अब कोई कुपड़ होगा जिसको पता ही नहीं, या व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़ के आया होगा, उसको लगता होगा कि बस सावरकर ने ही आजादी दिलवाई है। ऐसे कई चीजें हैं जो सावरकर के तथ्यात्मक है। अब राहुल गांधी के हाईकोर्ट भी मना, हमने तो देखा कि एक छोटे से केस के चक्कर में राहुल गांधी को 2 साल की सजा हो गई लोअर कोर्ट और हाई कोर्ट ने। हाई कोर्ट आजकल कैसे बिहेव करते हैं, सबको सुप्रीम कोर्ट जाने की लगी हुई है, सबको बेनिफिशियरी दिखता है। आज के डेट में विपक्ष को जो रगड़ देगा, उसको लगता है उनको कि सुप्रीम कोर्ट में नंबर लग जाएगा हमारा, सरकार हमको वो दया दिखाएगी। तो न्याय कहां हो रहा है? अब यदि आंबेडकर बोला, तो न्यायपालिका ने तो उसके ऊपर जुर्माना लगा देना चाहिए, जो वापस जो केस ले लिया। आपने पहले तो समय वेस्ट कर लिया। हाँ। और आंबेडकर की जगह भगवान का नाम, ये कितना विपरीत बात थी। आशीष जी, सिर्फ आंबेडकर का अपमान नहीं है, आंबेडकर को गाली देने जैसा है। गाली देने जैसा है ये आंबेडकर। इसलिए मैं गाली देने जैसा कहता हूं क्योंकि अभी 14 अप्रैल सामने है, सर पे है। हाँ। ये 14 अप्रैल के दिन ये सब ट्वीट करेंगे, भारत के महामानव के प्रति श्रद्धांजलि, ये सब कहेंगे। क्या उस दीक्षा भूमि पर दीक्षा लेते समय आंबेडकर जी ने ये नहीं कहा था कि मैं थक हार के, ये मेरे हाथ में नहीं था कि मैं किस धर्म में जन्म लूं, क्योंकि माँ बाप का ही जन्म बेटे को मिलता है, धर्म बेटे को मिलता है, लेकिन मैं किस धर्म में मरूं ये तो मेरी अपनी आजादी है, क्योंकि संविधान में दिया है आप कोई भी धर्म, जो धर्म आपको चाहिए वो धर्म आप यूज कर सकते हो, आप उसको फॉलो कर सकते हो, प्रवेश कर सकते हो, धर्म को अपना सकते हो। उन्हें कहा मैं बुद्ध धर्म अपनाता हूं। क्यों बुद्ध धर्म अपनाया उन्होंने? क्योंकि बुद्ध धर्म की खासियत यह है कि वहां जात पात नहीं, ऊंच नीच नहीं है। और गौतम बुद्ध का जो सबसे बड़ा वाक्य है, मैं आज दर्शकों के सामने बता दूं, अपदीपो भव। अपदीपो भव। हाँ। अपदीपो भव का मायना क्या है? तुम स्वयं के प्रकाश हो। ये वो ऐसा धर्म है जो किसी भगवान पे नहीं बोलता कि ऊपर भगवान है और उसको मानो ना। गौतम बुद्ध खुद की भी पूजा करवाने के खिलाफ थे। वो बोले स्वयं को मानो, स्वयं प्रकाश हो, और जो कुछ भी यही है ये सब पुनर्जन्म, ये कुछ नहीं। तो जो वचन दिए थे, पहला वचन था कि मैं ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं मानूंगा, मैं किसी देवी देवताओं को नहीं मानूंगा, मैं देवताओं के अवतारों को नहीं मानूंगा, मैं कर्मकांड को नहीं मानूंगा। ये शपथ लेके जिस आदमी ने बौद्ध धर्म स्वीकार किया हो लाखों अनुयायियों के साथ, आप लोकसभा के पटल पे ही बोलते हो
आम्बेडकर 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 करने के बजाय किसी भगवान का नाम लेते, तो ये आम्बेडकर को तो बहुत बड़ी गाली है। आपने आम्बेडकर का अपमान नहीं किया, आम्बेडकर के विचारों को जूते के नीचे रौंदा है। ये तो न्यायपालिका ने स्वयं संज्ञान लेना चाहिए। लेकिन न्यायपालिका में क्या कहें। अब नैतिकता के मूल, नैतिकता ये शब्द बोलने में भी शर्म आती है कि बची कहाँ है नैतिकता, कहाँ बची, किधर बची। आने वाली पीढ़ी को नैतिकता ये शब्दकोश से हटाना होगा, उनको ये बताना होगा। एक उदाहरण नहीं पाएंगे, लोग बोलेंगे नैतिकता के मायने क्या है, ये तो बताओ। हम बताने के लिए हमारे पास उदाहरण नहीं है। और जिस नैतिकता के छत्रपति शिवाजी महाराज से लेके राणा प्रताप से लेके भगत सिंह तक नैतिकता की दुहाई देंगे, वो लोगों को तो कोई जानता नहीं। नहीं, मैं महाराज पे भी आता हूं। इनके सबके जननायक सावरकर हो गए। मैं वही कर रहा हूं, अभी सावरकर और छत्रपति महाराज पे आते हैं हम। इस खबर में मैं फिर से एक बार फैक्ट रिपीट कर दूं। 17 दिसंबर 2022 को अकोला में, महाराष्ट्र की भूमि ही रणभूमि बनी है। महाराष्ट्र में ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, वहां प्रेस नोट भी बटे थे और उसमें कहा था कि अंग्रेजों के नौकर और पेंशन लेने वाले, पेंशन हम लोग भी हैं। अब पता नहीं आजकल लोग क्या पढ़ रहे हैं। हम लोग को कहा जाता है ना कि सरकारी नौकर थे, अरे हमारे चाचा सरकारी नौकर थे तो पेंशन मिलता है। सरकारी नौकर जो होता है पेंशन मिलता है उसको, वही पेंशन पाता है। उस पर इनके खिलाफ केस हुआ, राहुल पर। लगातार इनको जो है पेश होने की जो तारीख थी, वकील जा रहे थे। इन्होंने कई बार कहा कभी सेशन चल रहा है, अक्सर उस सेशन के बीच में ही तारीख लग रही थी, कभी सेशन चल रहा था। तो पिछली तारीख पर 200 रुपए का जुर्माना लगाया गया था और कहा 14 अप्रैल को अगर नहीं पेश हुए तो गैर जमानती वारंट जारी करेंगे। 2 अप्रैल को हाईकोर्ट, एक मिनट 14 अप्रैल में डेट वो दी जो डेट आम्बेडकर जी का जयंती का दिन है, और उस दिन राहुल गांधी के एक बड़े कार्यक्रम थे। वो कार्यक्रम में ना जाए इसलिए 14 अप्रैल की ही डेट थी उसकी। मतलब देखिए न्यायपालिका कैसे कैसे खेल करती है। इसीलिए कहा भी कि पेश नहीं हो गए तो गैर जमानती वारंट जारी होगा, मतलब गिरफ्तारी के डर से आओ और दिन भर कचहरी में अपना टाइम दो। अब क्या है, सरकारी नौकर का मामला, पेंशन, ये मामला सब समझाने और समझने के पहले एक क्लिप हम दिखाएंगे। क्लिप दिखाने के बाद, क्लिप ये महाराष्ट्र के लोग जरूर देखें। शिंदे, एकनाथ शिंदे, अजित पवार, अजित दादा पवार, शरद पवार, उद्धव ठाकरे लोग जरूर देखें। भाऊ यहाँ बैठे हैं, मैं भाऊ को भी कहूंगा स्पेशली कि जरूर देखें, क्योंकि लेकिन भाऊ साथ में बैठे हैं तो देखेंगे ही देखेंगे, क्योंकि भाऊ उसी मराठे हैं, उसी मराठा के प्रतिनिधि, पत्रकार तो हैं लेकिन प्रतिनिधि भी हैं, महाराष्ट्र से आते हैं, मराठों के प्रतिनिधि के रूप में मैं ये बाइट उनको सुना रहा हूं। जरा सुनिए भाऊ। छत्रपति शिवाजी महाराज और सावरकर ये ज्ञानी हैं, सबसे ज्ञानी। सुनाइए। अब मैं आता हूं उत्तर देने के लिए। देखिए, जो उन्होंने कहने का प्रयास किया कि सावरकर जी ने माफी मांगी है, तो माफीनामे की जो बात है वो तो उस जमाने में बहुत से लोग एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट पे बाहर निकलने के लिए माफी मांगते थे। छत्रपति शिवाजी ने 5 बार पत्र लिखा था औरंगजेब को, तो उसका मतलब क्या, मगर शपथ तो नहीं ली ना ब्रिटिश संविधान की। अब सुन लिया आपने। अब 2-3 चीजें मैं और बताऊंगा तब आऊंगा। एक तो उस जमाने में, यानी इनके मुताबिक, ये जमाना कौन सा पढ़े, इनके मुताबिक छत्रपति शिवाजी महाराज के जमाने में ही सावरकर भी थे। उस जमाने में दोनों के कालखंड में कितना बड़ा फर्क है, कितना बड़ा फर्क। वो 1700 के आसपास और ये 1900, 200 साल बाद एक जमाना बता रहे हैं। 200 साल में 3-4 पीढ़ियां खप जाती हैं, पहली बात। दूसरी बात, छत्रपति शिवाजी महाराज, मैं तो भाव से ही पूछूंगा अभी, छत्रपति शिवाजी महाराज ने क्या औरंगजेब से पेंशन ली थी? क्या औरंगजेब की नौकरी की थी? और माफीनामे की कुछ लाइनें मैं पढ़ता हूं सावरकर की। मैं तो महाराज की कोई लाइन पढ़ने का अपने आप को उस औकात में नहीं मानता, लेकिन सावरकर की लाइनें मैं बार बार पढ़ने के लिए अपने आप को जिम्मेदार मानता हूं कि जिम्मेदारी है मेरी। सावरकर ने लिखा क्या, माफीनामा का थोड़ा हिस्सा ही बताता हूं, नहीं तो बहुत है, माफीनामा पढ़ने में 3 दिन बीत जाए, इतना माफीनामा लिख डाला था। सावरकर का लिखा हुआ कोट अनकोट बता रहा हूं। सरकार अगर कृपा और दया दिखाते हुए मुझे रिहा करती है तो मैं संवैधानिक प्रगति और अंग्रेज सरकार के प्रति वफादारी का कट्टर समर्थक रहूंगा, जो उस प्रगति के लिए पहली शर्त है।
मैं सरकार की किसी भी हैसियत से सेवा करने के लिए तैयार हूं, किसी भी हैसियत से सेवा करने के लिए तैयार हूं। जैसा मेरा रूपांतरण ईमानदार है, मुझे आशा है कि मेरा भविष्य का आचरण भी वैसा ही होगा। रूपांतरण हो चुका है, भविष्य का आचरण भी वैसा ही होगा। मुझे जेल में रखकर कुछ हासिल नहीं होगा, बल्कि रिहा करने पर उससे कहीं ज्यादा हासिल होगा। केवल पराक्रमी ही नहीं, दयालु हो सकता है। इसलिए विलक्षण पुत्र माता पिता के दरवाजे के अलावा और कहां लौट सकता है। अब समझिए, अंग्रेज सरकार को केवल पराक्रमी नहीं, वो दयालु भी हो सकता है, और विलक्षण पुत्र माता पिता के दरवाजे के अलावा कहां लौट सकता है। माने हम तो आएंगे आपके ही दर पर। मेरे प्रारंभिक जीवन की शानदार संभावनाएं बहुत जल्द ही धूमिल हो गईं। यह मेरे लिए खेद का इतना दर्दनाक स्रोत बन गई है कि रिहाई एक नया जन्म होगा। आपकी ये दयालुता मेरे संवेदनशील और विनम्र दिल को गहराई, इतनी गहराई से छू जाएगी कि मुझे भविष्य में राजनीतिक रूप से उपयोगी बना देगी। अक्सर जहां ताकत नाकाम रहती है, उदारता कामयाब हो जाती है। अभी बहुत चीजें हैं। मैं और मेरा भाई निश्चित और उचित अवधि के लिए राजनीति में भाग नहीं लेने की शपथ के लिए पूरी तरह तैयार हैं। इस तरह की प्रतिज्ञा के बिना भी खराब स्वास्थ्य की वजह से मैं आने वाले वर्षों में शांत और सेवानिवृत्त जीवन जीने का इच्छुक हूं। सेवानिवृत्त क्या होता है? रिटायरमेंट। इसी सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन बहाल होती है। सेवानिवृत्त जीवन जीने का इच्छुक हूं। कुछ भी मुझे अब सक्रिय राजनीति में प्रवेश करने के लिए प्रेरित नहीं करेगा। अब मैं कह रहा हूं ना, ये एक एक पार्ट है, एक एक पार्ट। और कितनी चिट्ठियां 1910-11 से लेकर के 21 तक कितनी लिख डाली ना चिट्ठियां अगर पढ़ ले, मैं कहा तो रहा हूं, अभी से पढ़ेंगे तो पूरी चिट्ठी अगर शब्दशः पढ़े और समझें तो शाम तो हो ही जाएगी भाव। अब ये सावरकर छत्रपति शिवाजी महाराज से इनकी तुलना की जा रही है। नहीं, और देखो वही मैंने मराठे जिनके मैंने खून में बड़ा मैंने क्या उबाल है ना, कहा? मुगलों के मेरी लिए, मुगलों के लिए, औरंगजेब के लिए मैं बहुत उबाल है, सब सन्नाटे में। मैं 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 किसी दूसरे आदमी ने ये कहा होता, भाजपा में बहुत अ, गोबर भरे हुए लोग बहुत है, वो यदि कुछ कह देते तो मैं मानता। लेकिन ये सुधांशु ने कहा, ये पढ़े लिखा आदमी है, ये संस्कृत से लेके तमाम श्लोक की उद्घोषण करते रहता है अपने कार्यक्रमों में। लेकिन ये इतने कुपड़ होंगे और इतने कुतर्क देंगे, ये मुझे शर्म आती है, शर्म आती है। और महाराष्ट्र के लोग यदि इनका सम्मान करते हैं तो थू है ऐसे लोगों पे, उनको अधिकार नहीं छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम लेने की। वो छत्रपति शिवाजी महाराज का माफीनामा दे, जो तह होता है वो माफीनामा नहीं होता। जब मुगलों ने अपने मामा को भेजा, औरंगजेब ने अपने मामा को भेजा शाइस्ते खान को, और वो पूना के किले पे लाल महल, जो किला था छत्रपति शिवाजी महाराज का, जो महल था, उस पर कब्जा कर गए। छत्रपति महाराज शिवाजी महाराज भाग रहे थे क्योंकि इतने मुगल फौजों के, और नया नया बिल्कुल अभी शुरू ही हुआ था महाराष्ट्र राज्य, मराठों का राज्य, वो राजा भी नहीं बने थे। ऐसे में वो एक जगह से दूसरी जगह भाग रहे थे, तो उनको भगोड़ा कहोगे आप? उन्होंने एक पोजीशन ली और गोरिल्ला वॉर से ऐसा हमला किया कि मामा की चारों उंगलियां कट गई, ठुट्टे हाथ से वापस गया। उसके बाद जब मिर्जा राजे आ गए, जब इतनी बलाढ्य फौज के साथ महाराष्ट्र साम्राज्य नेस्तनाबूत हो जाए, तो उसका एक रास्ता है, इनके साथ तह कर लो, एग्रीमेंट कर लो, सरेंडर कर लो कि भाई माफ करो, हम यहीं पे, आप वहां पे, आप जो चाहिए हम करने को तैयार है। उन्होंने कहा 27 किले चाहिए, और उस सह्याद्री के इसमें किले ही सब कुछ थे, हाँ, किले ही राज्य थे। उन्हें 27 किले दे दिए, और क्या चाहिए? बोले आपको दरबार आना पड़ेगा, दरबार में आपको पूरे दक्कन की जागीर हम देंगे, पूरा दक्कन का आपका हेड कर देंगे, और आपका एक छोटा बेटा जो है 4-5 साल का, इसको भी 5,000 की मनसबदारी देंगे। आप आइए। छत्रपति शिवाजी महाराज को लगा यदि मैं नहीं जाऊंगा तो ये पूरा समाप्त कर देंगे, मतलब कोई बचेगा नहीं।
उन्होंने कहा ठीक है मैं आता हूं, लेकिन मेरी जान माल की कीमत कौन, मतलब हम ही कौन देगा? तो बोला मैं राजपूत हूं, शिव जी के मूर्ति पे बेलपत्र हाथ में लेकर कसम खाता हूं कि मैं आपकी जान माल की पूरी हिफाजत करूं। बोले चलिए, आपका शब्द सर आंखों पे। वो गए, जो बात हुआ वो हुआ। मुझे सुधांशु एक ऐसा वाकया बता दे कि इस तरह के बाद छत्रपति शिवाजी महाराज ने मुगलों को परेशान नहीं किया हो। सब तो छीन लिया, इतना जितना किया परेशान सब किया, सारे किले मुगल। उन्होंने कहा था शिवाजी ने, ये कोई बार बार थोड़ी आएगा नर्मदा क्रॉस करके। हाँ, एक बार आया, किले दे दीजिए, जैसे मैं वापस आ जाऊंगा आगरा से, फिर किले ले लेंगे इनसे। इनकी क्या औकात है ये किलों पे बने रहे। छत्रपति शिवाजी महाराज ने सारे किले वापस लिए, मुगलों के खिलाफ लड़ाई जारी रही, छत्रपति से परेशान हो गए। और छत्रपति जब तक जीवित था तब तक औरंगजेब घुसा नहीं। फिर छत्रपति के मृत्यु के बाद औरंगजेब ने नमाज पढ़ी है जब खबर आई तो, और खुदा को कहा कि जन्नत के दरवाजे खुले रखना, क्योंकि मैंने दुश्मन भी पाया तो सिवा जैसा नेक दिल। उसके बाद संभाजी महाराज, उनको लगा कि अब छत्रपति शिवाजी महाराज खत्म हो गए तो साम्राज्य खत्म हो गया। वहां जश्न मनने लगा कि अब दक्कन भी हमारा हो गया। संभाजी महाराज को अपनी मराठों की राजनीति से लड़ते हुए संघर्ष करना पड़ा छत्रपति बनने के लिए। छत्रपति बने, और जब उनको पता पड़ा कि मुगल ये समझ रहे कि मराठा खत्म हो गए, तो फिर उन्होंने पहला हमला बोला छत्रपति बनने के बाद बरहानपुर को, जो बरहानपुर कैपिटल हुआ करती थी मुगलों की दक्कन की। औरंगजेब जिसका सूबेदार हुआ करता था, खूब पैसा, खूब रेवेन्यू पूरे दक्कन का वहां जाता था, सारा लूट लिया। तब औरंगजेब ने तय कर लिया बहुत हो गया। शिवाजी का इंतजार करते रहे, शिवाजी गए, उनका बेटा उससे भी ज्यादा तेज निकला, अब मुझे खुद जाना पड़ेगा। और 7 लाख लश्कर के साथ चंद 60,000 फौज से लड़ने के लिए मुगल साम्राज्य दक्कन में उतरा। संभाजी गए, राजा राम जी गए, तारा रानी ने संघर्ष किया। उनको समझ नहीं आ रहा था कि इनकी राजधानी पकड़ो तो दूसरी राजधानी बनती, इनका राजा मारो तो दूसरा राजा पैदा होता है, ये सरेंडर क्यों नहीं होते। आखिर में उसी दक्कन के भूमि में गाड़ दिया। लेकिन मराठों ने कभी वो तथाकथित तह के चक्कर में मुगलों की चाकरी नहीं की, मुगलों से पेंशन नहीं आती थी। मैं सुधांशु को चैलेंज करता हूं आज, वो बता दे मुझे कि माफीनामे से छूटने के बाद सावरकर जब पेंशन पे थे तो सावरकर ने कौन सा अंग्रेजों के खिलाफ काम किया। मैं पूरा इतिहास सामने रख दूंगा मराठों का। ये जो तथाकथित तह को ये माफीनामा मांगते, मैं मानता हूं चलो माफीनामा ही सही, तेरी बात सही सुधांशु, तो उसके बाद क्या मुगलों से टकराव नहीं लिया? अरे औरंगजेब को मट्टी में गाड़ दिया। इसी महाराष्ट्र में कब्र है उसकी, जिसको खोदने के लिए तुम तड़े हो। वो कब्र मराठी साम्राज्य की एक निशानी है कि मुगल साम्राज्य, जिसका सबसे बड़ा, मुगल डायनेस्टी में सबसे बड़ा साम्राज्य जिसका था, वो इस भूमि में हमने गाड़ दिया। ये मराठे है। ये क्या छत्रपति शिवाजी महाराज की बात करता है? और शर्म आती है मुझे जब महाराष्ट्र में जाता है, लोग इनके स्वागत करते हैं। थूकना चाहिए ऐसे के मुंह पे जो छत्रपति शिवाजी महाराज की तुलना माफीनामे मांगने वाले सावरकर के साथ करता है। तो या डिबेट पे आए कहीं पे भी, स्वागत है उसका, छत्रपति का माफीनामा वर्सेस सावरकर का माफीनामा। हाँ, पूरा माफीनामा खोलेंगे, सावरकर के पूरा माफीनामा कूड़ा भरा इनके दिमाग में। एक राज्यसभा पाने के लिए, छत्रपति शिवाजी महाराज का भी अपमान करने के लिए, ये सत्ता का मक्खन खाने के लिए लोग कितने निचले स्तर पे उतर आते हैं। क्योंकि सावरकर को आपने नया आइकॉन बनाया, उनको जस्टिफाई करने के लिए आप छत्रपति शिवाजी महाराज के पूरे इतिहास को गलत साबित करोगे, गलत पेश करोगे।
तो इसीलिए छत्रपति शिवाजी महाराज की तुलना नहीं हो सकती। ये बात मैं आपको फिर से एक बार रेखांकित करूं। राहुल गांधी ने क्या कहा या ऐतिहासिक तथ्य रखे हैं। गोलमेज में जाने के बाद महात्मा गांधी ने अपोज किया था अंबेडकर जी को कि अंबेडकर जी वहां क्यों हैं। ये सत्य है, ऐतिहासिक सत्य है। बाद में अंबेडकर जी के लिए उन्होंने अच्छी भी बातें कही, ये भी ऐतिहासिक सत्य है। लेकिन अंबेडकर जी के लिए जो अच्छी बातें कही, इसका मतलब महात्मा गांधी जी ने गोलमेज में उनका अपोजिशन नहीं किया था, ये गलत बात है। इतिहास इतिहास के जैसा रखना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर राहुल गांधी को इस 200 रुपए के लिए, 200 रुपए सवाल जुर्माने का नहीं है, सवाल सोच का है। इस देश में आप सच्चाई कोई सामने रखो और कोई भी उठ के आएगा और आपके खिलाफ केस लगा देगा और कोर्ट कहेगा कि आपकी पेशी चाहिए। आपको ये देखना चाहिए कोर्ट किसी। दूसरी बात, अंबेडकर का जी का वाकई जिसने अपमान किया, केस वापस, उसी केस वापस हो जाते हैं और कोर्ट पूछता भी नहीं कि केस क्यों वापस हुआ। सबसे बड़ी बात कई जगह पे मैंने ये भी देखा है कि कोर्ट में कोई केस वापस लेता है तो सरकार, कोर्ट कहती है कि आप केस वापस ले रहे हैं, लेकिन एक गुनाह है हमारे नजर में, केस हम कंटिन्यू रखेंगे, आप पार्टी भले ही ना हो। तो यहाँ न्यायपालिका को साफ सूझ जाता है। तो क्या यहाँ पे न्यायपालिका भी सत्ता के अनुसार चलती है या सत्ता पे अंकुश होता है? ये बात जो है, ये न्यायपालिका को रेखांकित करनी होगी, नहीं तो न्यायपालिका हमेशा सवालों के घेरे में बनी रहेगी। नहीं, और सवालों के घेरे में रहेगी। जिस लखनऊ आखिर में जो है, बस 2 लाइन बताएंगे, जिस लखनऊ बेंच ने याचिका खारिज की, जो सेशन कोर्ट गैर जमानती वारंट की चेतावनी दे रहा है और 14 अप्रैल की तारीख रखा है, शायद महाराष्ट्र में इसी से जुड़े मामले पर उसकी नजर नहीं है। ये एक ही देश है ना। महाराष्ट्र में सावरकर के वंशजों ने केस किया था राहुल गांधी पर, और राहुल गांधी ने वहां अदालत के सामने कहा कि ऐसा करते हैं कि इसके इतिहास पर ही हम लोग चर्चा एक बार कर लेते हैं, सारे ऐतिहासिक दस्तावेज अदालत के सामने रखे जाएं। सावरकर के वंशज भाग निकले भैया, आप लोग को भक्तों, भाग निकले। उन्होंने कहा नहीं नहीं, ऐतिहासिक दस्तावेज मत रखो भैया, आगे सुनवाई हो ना हो, ऐतिहासिक दस्तावेज नहीं रखो। सावरकर के वंशजों को अभी सुधांशु मिले नहीं। सुधांशु के पास नया इतिहास है जो सावरकर जी को छत्रपति शिवाजी महाराज के समकक्ष में बिठाने की औकात रखता है। ये सुधांशु जी की ग्रेटनेस है। ये सुधांशु त्रिवेदी। खैर, ये भाजपा है और भारत को इस दौर में इस भाजपा ने पहुंचा दिया है कि ये कुछ भी कहें, जश्न नहीं मनाया जाता है। अंधभक्त वही सत्य मान लेते हैं जिस देश को, ये सनातन पर भी एक बहुत बड़ा धब्बा है, सनातन पर धब्बा। धब्बा ये सनातन शब्द का ही मतलब है, जिसका न आदि है न अंत है। जिस सनातन का आदि नहीं है, उस सनातन को 2014 से मानने लगे लोग कि 2014 से सनातन भी आया है। सारे ऐतिहासिक तथ्य, सारे वेद उपनिषद, सबको खारिज कर दिया भक्तों ने। अब जो भाजपाई कहते हैं उसी को मानते हैं कि वही सनातन है। ये इस देश का दुर्भाग्य है, सनातन का भी दुर्भाग्य है। ये दुर्भाग्य काल है सनातन का। इजाजत दीजिए हमें 14 अप्रैल पर जाते जाते एक थोड़ा प्रसंग 1 मिनट और लूंगा कि बात ऐसी निकली तो मुझे हंसी भी आई। जब अफजल खान बीजापुर से निकले छत्रपति शिवाजी महाराज का अंत करने, बीड़ा उठाया उन्होंने और बड़ी भारी फौज के साथ, तब भी छत्रपति शिवाजी महाराज को पता था कि इस फौज से लड़ना बहुत मुश्किल हो गया, तो वो छुप के वो जावली के प्रतापगढ़ में चले गए। प्रतापगढ़ ऐसा किला है जो आसपास जंगल है, बहुत घना जंगल, जावली करके जगह है वहां पे। तो जब उन्होंने वकील भेजा कि भाई मिलो हमसे आके, तुम हम युद्ध नहीं चाहते, तुम सरेंडर करो टाइप्स, उन्होंने कहा कि भाई तुम ही वडीलधारी आहात, मतलब आप मेरे पिता के साथ काम करते हैं दरबार में, पिता के मित्र है आप मेरे, मैं आपकी इज्जत देता हूं, लेकिन मैं बहुत छोटा हूं, डरता हूं। यह पत्र है, आप यदि प्रतापगढ़ आके मुझसे मिलेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। वो डर इसलिए नहीं था कि छत्रपति डर गए थे, वो एक रणनीति थी जिसके तहत उसको जंगल में खींच के लाना था। सारे सरदार हंस हंस के लोटपोट हो गए, अरे क्या शिवाजी शिवाजी कर रहे थे तुम, ये तो डर गया।
हमारी फौज से। एक वहां पे लड़वैया महिला थी, माहौर की राय बगान, वो भी थी साथ में बीजापुर के दरबार के साथ। उसने कहा गलती मत करना अंदर घुसने की, क्योंकि जंगल क्या है मैं जानती हूं, मेरे क्षेत्र में जंगल से आती हूं। उसको भी एक महिला से क्या एडवाइस लेना। ये चले गए। जाने के बाद फिर जब शामियाना उसके लिए बनाया गया, पूरी आवा भगत की भाई, ऐसे घोड़े पे नहीं मिले, उनके लिए शामियाना बनाया गया। और वो शामियाना में बैठने के बाद उन्हें देखा कि यार इनके पास तो अच्छा खासा पैसा दिखता है, बहुत बढ़िया आलीशान शामियाना है। और जब गए शिवाजी महाराज तो दूर से ही देख के रुक गए। फिर उनका वकील भागते हुए गया, अब क्या हो गया भाई साहब, अब तो चलो, अब तो यहां तक आ गए वो। तो शिवाजी ने मुझे कहा नहीं नहीं मुझे डर लगता है। महाराज ने कहा वो सैयद बंडा है वहां पे, हम डरते हैं उस सैयद बंडा से, हमने बहुत सुना उसके बारे में। तो खूब हंसा अफजल को, ठा के लगाते हुए बोला अरे सैयद जरा दूर जा, ये तो क्या डरपोक आदमी से आज लड़ाई करने के लिए भेजा मुझे। उसी शिवाजी महाराज ने अगले 5 मिनट में उसका पेट फाड़ के उसी रायगढ़ के पैरों पे दफना दिया उसको। और जीवा महल जो एक नाई था, शिवाजी महाराज का बॉडीगार्ड बन के आया था, उसने सैयद बंडा को वहीं उड़ा दिया। ये इतिहास है। अब छत्रपति शिवाजी महाराज ने जो कहा वो भी इतिहास है, छत्रपति शिवाजी महाराज ने पेट फाड़ा वो भी इतिहास है। अब आप कहो कि छत्रपति शिवाजी महाराज डरपोक थे, वो अफजल खान से बोले हमको डर लगता है, अरे ये तो सब इनको ना इतिहास समझ में आता है, इनको ना गोरिल्ला वॉरफेयर समझ के आता है। विश्व के कई बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज में गोरिल्ला वॉरफेयर पे सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, वही मैं ना इनको कुछ समझ में आता है। इनको एक ही समझ में आता है कि जिस पार्टी में हम बैठे हैं उस पार्टी ने राज्यसभा दी है, वो सत्ता का मक्खन खाना है। उनने कहा कि ये पत्थर, इसको पूजो तो पत्थर की जय। उनने कहा कि ये आदमी गलत तो उस आदमी को गलत कहो, किसी का भी महिमा मंडन करो और किसी की भी तुलना किसी के साथ भी करो। कौन पूछने वाला है? कौन पूछने वाला है? ये असली वही कि यहाँ पर ये बताना, ये तो पढ़े लिखों को बताना है और कुपढ़ों को बताना, मतलब पढ़े लिखों को बताना या ना पढ़े लिखे वो भी समझ जाते हैं। कुछ अंधभक्त ये भी कहेंगे अभी कि अशोक वानखेड़े वहां था क्या जो सब उसको पता है। तो सावरकर ने माफी लाने लेते जब तुम बोलते हो तो तब वहां थे क्या? प्रभु रामचंद्र जब लंका पे गए तो तुम थे क्या? सवाल ये है कि हम पढ़े लिखे लोग हैं, हमने इतिहास पढ़े हैं और इतिहास हमने कथानक में नहीं पढ़ा। हम छावा पिक्चर देख के संभाजी महाराज के प्रति कृतज्ञ नहीं होते। अरे संभाजी महाराज क्या है, ये एक एक मराठी आदमी को पूछो, उसके दिल में जीवंत आग है। जिसके दिल में आग है उसका नाम संभाजी है, उस आग को संभाजी कहते हैं। ये छावा पिक्चर देख के संभाजी औरंगजेब के प्रति मतलब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कहते हैं कि वो छावा पिक्चर देखने के बाद लोगों को औरंगजेब समझ में आया। आपको छावा पिक्चर देखनी पड़ी औरंगजेब? राज ठाकरे ने सही कहा, थू है ऐसे लोगों पे जिनको पिक्चर देख के पता पड़ता है कि औरंगजेब क्या था, संभाजी क्या था। अरे बाप रे बाप, जिनको अपना इतिहास पता नहीं, जिनको इतिहास के बारे में पता नहीं। सुधांशु जी भाई अवध से आते हैं, वो अवध के इतिहास पे ज्यादा बात करें, ज्यादा अच्छा है। नहीं वो कहीं पे भी बात करें, अवध पे भी बात करें, अवध पे भी वो गलत ही बताएंगे सर। नहीं जिस पे भी बात करे तो कम से कम छत्रपति शिवाजी महाराज की बेइज्जती ना करे, हाथ जोड़ के। और जो करिए उसके लिए माफी मांगे तो कम से कम हमको अच्छा लगेगा कि एक पढ़ा लिखा आदमी अपनी गलती मानता है। नहीं ये गलती नहीं मानने वाले लोग हैं यहाँ पर। तो घोषित रूप से राजनाथ सिंह ने कहा है हमारे यहाँ इस्तीफे नहीं होते, माफी नहीं मांगी जाती, ये सब कार्रवाई यहाँ नहीं होता है कुछ। यहाँ पर तो जब भक्तों को उसी माइंडसेट से तैयार कर दिया गया है, और जो कई बार उदाहरण बताया ना कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने ये बोला या ये लिखा। आज छत्रपति शिवाजी महाराज का वॉरफेयर जो है ना, वो दुनिया के अलग अलग हिस्सों में पढ़ाया जाता है। यहाँ भी हमारे देश में भी अब आगे हो सकता है न पढ़ाया जाए, आगे न पढ़ाया जाए, क्योंकि महाराज के सब शुभचिंतक आजकल राज कर रहे हैं, तो हो सकता है आगे न पढ़ाया जाए। लेकिन जब इस देश में भाजपाइयों की माने और मोदी जी की माने, तो जब देशद्रोहियों की सरकार थी, जब कांग्रेसियों और वामपंथियों की सरकार थी,
जब शिक्षा में वामपंथी बैठे थे, उस दौर में यूपीएससी में हम लोगों ने पढ़ा है छत्रपति शिवाजी महाराज का वॉरफेयर। उस दौर में पढ़ा है जब देश विरोधी सरकार थी। राष्ट्रवादी सरकार हो सकता है आगे सावरकर का, क्योंकि सावरकर का कोई वॉरफेयर नहीं आज तक कहीं लिखा गया, पढ़ाया गया। हो सकता है आगे वो पढ़ाए। माफी फेयर है उनका। हाँ, माफी फेयर, और वो फेयर माने उत्सव नहीं, फेयर माने मेला नहीं, फेयर माने किराया, माफी का किराया। इजाजत दीजिए हमें, कल फिर मिलेंगे दोपहर में, भाऊ साथ होंगे कार्यक्रम में योगा मिड डे मुद्दा विद अशोक वानखेड़े। नमस्कार। नमस्कार, प्रणाम।